जाएगी। बच्चे ये जो हमारी पहली ट्रायल क्लास है दैट इज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस जो है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ना इसको लेके कुछ गलत फहमियाँ कि सब्जेक्ट बहुत ड्राई है और बहुत नॉन इंटरेस्टिंग जो है वो सब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब्जेक्ट की अभी हम ट्रायल क्लास करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा और आपको जो है वो काफ़ी कुछ समझ आएगा सब्जेक्ट की नेचर के बारे में। अच्छा बच्चे, हम पॉलिटिकल साइंस को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ आपके साथ कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको कुछ डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, और वो डिस्कशन जो है वो आप लोगों को हेल्प अंडरस्टैंड कराएगी कि सब्जेक्ट किस नेचर का है। इस सब्जेक्ट के अंदर जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा बच्चे, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। आप लोगों में से कोई भी बच्चा अगर उसको डिफाइन कर सके, प्लीज सादा लफ्जों में बता दे, डेफिनेशन ना बताएं, सादा लफ्जों में बता दें कि क्या चीज होती है पॉलिटिकल साइंस। एनीवन? Science of doing politics is called political science. मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? No, sir. ठीक है। देखें बच्चे, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने पॉलिटिक्स कैसे करनी है। ऐसा सब्जेक्ट जो हमें ये बताता है कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, हमें ये बताता है कि हुकूमतें कैसे काम करती हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो हमें ये बताता है कि हुकूमत के मामला को कैसे रन किया जाता है, इलेक्शंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? पॉलिटिकल साइंस में। सो अगर हम कहें कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसमें हमें गवर्नमेंट को बनाने से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, और तमाम चीज़ों के बारे में जो हमें नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उस सब्जेक्ट को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। ये सब्जेक्ट बच्चे, इसको इसकी ट्रायल क्लास में मैं आपके साथ इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगा जो पूरे सब्जेक्ट में आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, बार बार उनके साथ जो है इनकाउंटर करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखूंगा और आप लोगों से उसका जो है वो डिफरेंस पूछने की कोशिश करूंगा, और जिस बच्चे से मैं कहूंगा उन्होंने ही इसका जो है वो आंसर देना है। तो बच्चे, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है कि एक लफ्ज होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इन दोनों में क्या फर्क होता है? मैं फिर कर लेंगे, आप कर लेंगे जी सर। मैं बताऊं? जी जी बताएं। पार्लियामेंट गवर्नमेंट वो होती है जो इलेक्शन जीत के आती है ठीक है। असेंबली में। और सर प्रेसिडेंशियल जो है वो उसका थोड़ा इल्म नहीं है मुझे। कोई और स्टूडेंट जो इसका आंसर देना चाहे? बच्चे, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ये एक ऐसी गवर्नमेंट। जी जी बख्तावर बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ना, उसमें ये होता है कि आपका पार्लियामेंट पहले एक पार्टी सिलेक्ट होती है और फिर ये हो जाता है कि आपकी वो जो पार्लियामेंट होती है वो आपका प्रेसिडेंट जो होती है ना वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करती है। फिर उसी तरह सर जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें ये होता है कि सर पब्लिक डायरेक्टली वोट करते हैं और वो अपना प्रेसिडेंट डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, बच्चे तो भाग जाएंगे सारे। सुने मैं बताता हूँ आपको, बख्तावर सुने। देखिए, अगर कोई बंदा बिल्कुल एक देहाती बंदा, बिल्कुल सादा सा बंदा आपसे पूछो तो आप उसे नहीं समझ आएगा ये पार्लियामेंट क्या होती है। आपने उसे समझाना तो कैसे बताएंगे? उसको ऐसे बताना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैज द सोल अथॉरिटी टू रूल द कंट्री या रूल द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी की सारी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट सारी की सारी पावर को यूज करता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में सारी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ऐसी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि पाकिस्तान में इनमें से कौन सी गवर्नमेंट पाई जाती है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पाई जाती है। और ये आपको कैसे पता चला है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पाकिस्तान में पाई जाती है? सर हमारे दो पार्लियामेंट के दो ऐवान हैं और
हमारा जो ज्यादातर पावर है वो हमारी जो है इस पे प्राइम मिनिस्टर के पास प्राइम मिनिस्टर इस के वजह पास से। है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तो कुछ भी नहीं करते, वो तो सिर्फ दुआएं करवाते हैं या 23 मार्च पे बाहर आ जाते हैं। तो बिल्कुल सर। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पर है? ये सर अमेरिका में। अमेरिका में। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को रन करते हैं और वहां पे जो है वो उनके पास पावर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के वर्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको पॉलिटिकल साइंस में बार बार इसको समझना पड़ेगा, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो आप इसके ऊपर बात अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपको इसकी पावर्स और इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होगा। अच्छा बच्चे, एक और चीज हो गई। हेलो जी बच्चे। सर एक क्वेश्चन है कि हमारी जो है ये भी पहले भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, जब नवाज शरीफ ने जो है अमेंडमेंट ये की थी और प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो कम की थी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने पावर वगैरह वो बढ़ाई थी, तो तब भी हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी। देखिए बच्चे, पहले तो आपका सवाल जो है ना बड़ा डीप क्वेश्चन आपने कर दिया है और वेरी बिगनिंग स्टेज पे ट्रायल क्लास है। इसका आंसर मैं ये दे देता हूँ कि अगर पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती तो नवाज शरीफ जो है वो उसकी पावर कैसे कम करते। ठीक है, नवाज शरीफ ने 13th अमेंडमेंट की थी, 13वीं तरमीम करके सदर की पावर को कम किया गया था और पाकिस्तान उस वक्त पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं था बल्कि सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट था। ना प्रेसिडेंशियल था ना पार्लियामेंट्री था, बल्कि दोनों का मिक्सचर था जिसमें पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, जैसे फ्रांस में है। सर कब की थी? 13th अमेंडमेंट नवाज शरीफ ने की थी और उसके बाद 18th अमेंडमेंट दूसरी दफा पीपल्स पार्टी के दौर में 2010 में हुई थी। ठीक है, तो दोनों दफा जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पाकिस्तान को जो है वो कन्वर्ट किया गया। ठीक है जी सर। अच्छा, अब आपका आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। ये भी हमने बड़ा सुना था कि पाकिस्तान फेडरल कंट्री है और एक होता है यूनिटरी कंट्री। दोनों में क्या फर्क है? कोई बच्चा इसके बारे में बताना चाहे, इसका डिफरेंस बताना चाहे, क्या होता है? सर फेडरल में जो होता है, फेडरल में जो कुछ जो है राइट्स होते हैं वो सूबों को दे दिए जाते हैं, कुछ राइट्स होते हैं जो मेन राइट्स होते हैं वो फेडरल अपने पास रखता है। जबकि यूनिटरी जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसमें सर ज्यादातर जो पावर होती है वो सेंटर के पास होती है, बहुत कम पावर जो होती है वो सूबों के पास होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए यहाँ पर मसला जो है ना ये है ऑटोनॉमी का, खुद मुख्तारी का, अपनी मर्जी से काम करने का। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक फादर है, इसका नाम है इस्लामाबाद। ये उसके 4 बेटे हैं, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 उसके बेटे हैं। अब ये जो फेडरल, ये जो फादर है ये कहता है अपने चारों बेटों को कि मैं तुम्हें जो है वो जितनी जितनी तुम्हारी नीड है उसके हिसाब से तुम्हें पैसा दे देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी नीड के हिसाब से तुम्हें मैं पैसा दे देता हूँ और इसको तुम अपनी मर्जी से जहां खर्च करना चाहो करो, मैं तुम्हें जो है वो कोई नहीं रोकूंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम इस पैसे को जैसे मर्जी खर्च करो, इट्स अप टू यू। मैं तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम अपनी मर्जी में, अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। लेकिन अगर कल को तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर देता है तो उस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, यानी कि तुम्हारे डिफेंस का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन बाकी अपने घर के मामला जिस तरीके से तुमने चलाने हैं तुम अपनी मर्जी से चलाओ, पैसे तुम्हें दे दिए गए हैं। इस तरह का जो फादर होता है उसको क्या बोलते हैं? फेडरल फादर। पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं और हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में भी एक हुकूमत बैठती है, सूबों में भी अलग अलग हुकूमतें होती हैं। जैसे पंजाब के अंदर और केपीके में पीटीआई है और सिंध के अंदर किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी। बच्चे ये जो बार बार माइक के आगे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो अगर आप माइक को म्यूट कर लें तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखें, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से जो करे अपने सूबे में, स्कूल बंद करे ना करे, लोगों को बेहतर सहूलतें दे ना दे, इस्लामाबाद के अंदर जो बैठी हुई पीटीआई की गवर्नमेंट है वो उनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ठीक है ना, उनके मामलात में मुदाखलत वो सिर्फ तभी उनकी मदद कर सकती है जब सिंध हुकूमत उन्हें रिक्वेस्ट करे कि आप हमारे जो है इस काम में मदद करें, या अगर खुदा ना खास्ता इंडिया अटैक कर दे सिंध के ऊपर, उस सूरत में फिर जो इस्लामाबाद में बैठी गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि डिफेंस का डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। इस तरह की हुकूमत जो होती है वो फेडरल हुकूमत होती है। लेकिन अगर एक फादर ऐसा हो कि वो कहे कि जी अपने तमाम बेटों को
कि तुम्हें मैंने जो है वो अब तुम्हारी जरूरत के मुताबिक अखराजात दे दिए, लेकिन तुम ये पैसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं करोगे बल्कि मेरी मर्जी से खर्च करोगे। जिस तरह मैं चाहूंगा तुमने उस तरह से पैसे खर्च करने हैं। तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, यानी तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, सारी की सारी पावर मेरे हाथ में होगी। तुम्हें अलग भी कर दिया है, फिर भी पावर किसके पास है? मेरे पास ही है। इस तरह के फादर को बोलते हैं यूनिटरी फादर, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारी की सारी पावर किसके पास हो? कैपिटल के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो बड़ी गवर्नमेंट होती है, जैसे पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? पीटीआई। और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीएमएलएन, सॉरी पीपल्स पार्टी, पीटीआई और बाप जो है वो बीएपी, ये जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रोविंसेस में रूल कर रही हैं। तो बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर फिर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, फेडरल या यूनिटरी? फेडरल सर। यूनिटरी किस मुल्क में है? कोई एग्जांपल पता है? इंग्लैंड के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट है, चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट है, रशिया में यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है। इन कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, अमेरिका में भी फेडरल गवर्नमेंट है। आई होप कि आपको फेडरल और यूनिटरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चे, एक चीज होती है गवर्नमेंट। माइक्स ऑफ प्लीज, माइक्स ऑफ। गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, इन दो टर्मिनोलॉजीज में क्या डिफरेंस है? सर जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट का हिस्सा होती है। ठीक है जी सर, और जो स्टेट है वो सॉवरन है, उसके जो भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट मतलब उसका हिस्सा है, और जो स्टेट है वो उससे बड़ी है। वालेकुम सलाम। सर गवर्नमेंट चेंज हो सकती जी बच्चे, कोई और बच्चा भी बता रहा था गवर्नमेंट और स्टेट का डिफरेंस। सर जो मुझे लगता है कि शायद जो मेरे माइंड में भी आया कि वो ये गवर्नमेंट जो होती है सर वो कांस्टेंट नहीं होती, वो स्टेट जो है सर वो कांस्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट आपकी चेंज। सपोज ये एक कंट्री है, ये किसी कंट्री का मैप है, ABC है, इसके अंदर कुछ लोग भी रहते होंगे। दिस इज अ स्टेट, ठीक है। ये क्या है? ये एक स्टेट है। स्टेट की क्या होती है? एक तो फिक्स्ड बाउंड्री होती है, उसकी कुछ पॉपुलेशन होती है। जाहिर सी बात है जो मुल्क होगा उसमें कोई ना कोई लोग भी रहते होंगे, ठीक है। उसकी कोई बाउंड्री भी होगी, तो उसमें लोग भी रहते हैं, उसकी बाउंड्री भी है, वो क्या कहलाता है? स्टेट। लेकिन इस स्टेट के मामलात को चलाने के लिए हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी चाहिए, कोई ऐसे लोगों का ग्रुप चाहिए जो इस स्टेट के डिफेंस को इंश्योर करे, इस स्टेट के अंदर के अमन अमान की सूरत हाल को देखे, इस स्टेट के हेल्थ के मामलात को देखे। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होती है? इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। गवर्नमेंट कभी भी मुल्क नहीं होती, ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे एक गाड़ी को देख लें। गाड़ी जो है वो एक मुल्क है, क्या गाड़ी ड्राइवर के बगैर चल सकती है? नहीं चल सकती। सिमिलरली गवर्नमेंट भी जो है, कोई भी स्टेट किसी भी गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकती। गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी को जो है वो ड्राइवर की जरूरत होती है, तो ड्राइवर उसका जो है वो गवर्नमेंट है। इसी तरह स्टेट का जो ड्राइवर है वो उसकी क्या है? वो उसकी गवर्नमेंट है। और फिर गवर्नमेंट हमने देख ली थी कि दो तरह की हो सकती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री का भी आपको पता चल गया कि जिसमें पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम पिलर्स कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। वो तीन होते हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सर जो एग्जीक्यूटिव होती है ये जो है अरेंजमेंट वगैरह जो होता है सारा मैनेजमेंट वगैरह का होता है वो एग्जीक्यूटिव के पास होता है। लेजिस्लेचर सर जैसे हमारे दो पार्लियामेंट हैं, अपर हाउस है और लोअर हाउस है, तो ये लेजिस्लेचर होता है मुकन्नना जिसको कहते हैं सर। जुडिशरी होता है जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट और जो सारा ये जुडिशियल सिस्टम है, इसको जुडिशरी कहा जाता है। एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। असल में मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो मैं उनको बता रहा था कि मैं भी क्लास ले रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। बच्चे एग्जेक्टिव क्या होता है मुझे बता दें आप में से कोई भी। सर एग्जेक्टिव जो होती है वो वन बाय वन तो बताना शुरू करें।
सर एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर अप्लाई करवाती है, और ये जुडिशरी है वो ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये जुडिशियल सिस्टम है उसको रूल बहरान आप बताएं। एग्जीक्यूटिव जो है वो इन्फोर्समेंट करते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और लेजिस्लेचर जो है वो सर हमारे जो कवानीन बनते हैं जहाँ पर उन असेंबली को लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, एग्जेक्टिव एग्जीक्यूशन से निकला है, लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन से निकला है, और जुडिशरी तो आपको पता है अदलिया को बोलते हैं। एग्जेक्टिव वो लोग जो आपके मुल्क में कवानीन को इन्फोर्स कराते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं, वो लोग आपके क्या कहलाते हैं? एग्जेक्टिव्स कहलाते हैं। वो लोग जो आपके मुल्क में कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? एग्जेक्टिव्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा एग्जेक्टिव पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, फिर प्रेसिडेंट भी आ जाता, पावर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपके फेडरल मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, फिर आपके CSPs भी आ जाते हैं, फिर आपके इवन पुलिस इंस्पेक्टर, IG, आपके ASI, ये लोग भी एग्जेक्टिव्स कहलाते हैं, बट ये लोअर एग्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो हर वो बंदा जो मुल्क के अंदर लॉ को इन्फोर्स करा रहा है, लॉ को इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो क्या कहलाएगा? एग्जेक्टिव कहलाएगा। इनमें से कुछ एग्जेक्टिव टेम्पररी होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर टेम्पररी होता है, प्रेसिडेंट टेम्पररी होता है, फेडरल मिनिस्टर टेम्पररी होते हैं, ये 5 साल के लिए आते हैं, उसके बाद इनकी जगह पे कोई और आ जाता है। अगर इलेक्शन जीत जाएंगे तो यही आ जाएंगे, अगर हार जाएंगे तो उनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। लेकिन कुछ परमानेंट होते हैं, जैसे ASI हो गया, इंस्पेक्टर्स हो गए, आपके CSPs हो गए, ये लोग परमानेंट होते हैं। इनका एक टेन्योर होता है, इन्होंने अपना पूरा टेन्योर करके जॉब का फिर जो है वो इन्होंने अपना रिटायर होना है। तो ये परमानेंट एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो टेम्परेरी एग्जेक्टिव्स होते हैं। बट पर्पस क्या होता है दोनों का? पर्पस यही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो कवानीन होते हैं उनको इन्होंने अप्लाई करवाना होता है। अब वो जो कवानीन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आसमान से तो नहीं उतरते ना, वो कवानीन कहीं से तो आते हैं। तो उन कवानीन को जो बनाती है बॉडी उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को अगर हम सादा लफ्जों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज पार्लियामेंट। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट है। अब बच्चे, पार्लियामेंट भी दुनिया में स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 तरह की होती है, एक यूनिकैमरल एंड सेकेंडली बाइकैमरल। नाउ यूनिकैमरल, यूनि का मतलब 1 और बाई का मतलब 2, कैमरल मीन हाउस। देखिए, यूनिकैमरल ऐसी पार्लियामेंट जिसमें सिर्फ एक हाउस होता है, और बाइकैमरल ऐसी पार्लियामेंट जिसमें 2 हाउस हों, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। जो लोअर यूनिकैमरल उसमें तो एक हाउस होता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसको छोड़ दें। जो बाइकैमरल है उसमें 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस का नाम भी कुछ और होता है, लोअर हाउस का नाम भी कुछ और होता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, कौन सा कंट्री कैसे रखता है। जैसे पाकिस्तान में एक अपर हाउस है, ये हमारा अपर हाउस है, इसका नाम क्या है? सेनेट। हमारे अपर हाउस का नाम क्या है भाई? ये माइक ऑफ। सेनेट। और दूसरे जो लोअर हाउस है इसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। अब बहुत सारे लोग नेशनल असेंबली को ही पार्लियामेंट समझ रहे होते हैं, हालांकि पार्लियामेंट डजंट मीन नेशनल असेंबली। पार्लियामेंट मींस ये दोनों। जब आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहें कि मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूं, तो वो पूछेगा अगला बंदा आपसे कि पार्लियामेंट के अपर हाउस में जा रहे हैं कि लोअर हाउस में जा रहे हैं? आप कहेंगे जी अपर हाउस में जा रहा हूं, यानी कि आप सेनेट में जा रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो नेशनल असेंबली में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कर लें, 2 हाउस होते हैं, दोनों को कलेक्टिवली पार्लियामेंट बोला जाता है। अमेरिका, हमारा जो दुश्मन कंट्री जिसके साथ आजकल हमारी दुश्मनी चल रही है, उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में भी अपर हाउस का नाम सेनेट है और लोअर हाउस का नाम नेशनल असेंबली है। अमेरिका में अपर हाउस का नाम सेनेट है, लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब ये कि हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई हाउसेस के नाम डिफरेंट होते हैं, अपर का डिफरेंट हो सकता है, लोअर का डिफरेंट हो सकता है। तो दुनिया में मेजर जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है। अब ये जो आपकी पार्लियामेंट होती है, इस पार्लियामेंट का नाम भी हर कंट्री में डिफरेंट होता है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसका नाम मजलिस शूरा है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है, बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है जतिया संसार। इस तरीके से
किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट का कोई ना कोई नाम होता है। चाइना की पार्लियामेंट का पीपल्स नेशनल कांग्रेस, क्या कहते हैं टर्की है, टर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये टर्की और चाइना, यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस होता है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एटसेट्रा, यहाँ पर जो है वो बाई कैमरल पाई जाती है, यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं। ठीक हो गया? तो ये हो गया लेजिस्लेचर का काम, कि लेजिस्लेचर लॉज बनाती है और उन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करता होता है? एग्जीक्यूटिव्स करते होते हैं इंप्लीमेंट। ठीक हो गया? उसके बाद आपका आ गया जुडिशरी। नाउ व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है आपका जिसका काम क्या होता है? लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना। अब लोगों को जस्टिस कौन प्रोवाइड करता होता है? अदलिया देती होती है। अब अदलिया में सबसे जो बड़ा जो इनका पिलर होता है या सबसे बड़ी जो इनकी ब्रांच होती है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होती है? आपके कैपिटल में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट वाशिंगटन डीसी में, इंडिया की दिल्ली में। तो सुप्रीम जुडिशरी का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? कि इन्होंने लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना है। तो ये 3 पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिनको जो है वो हम बेस बनाकर अपनी गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज आ जाती है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या चीज होती है? जी बच्चों, पब्लिक ओपिनियन क्या चीज होती है? सर, लोगों की किसी भी चीज के बारे में कोई राय होती है, जैसे रेफरेंडम वगैरह होता है। ठीक है, तो देखें आई थिंक पब्लिक ओपिनियन किसी भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो पब्लिक ओपिनियन मींस किसी भी पॉलिटिकल इशू पे आवाम की जो राय होती है वो क्या कहलाती है? पब्लिक ओपिनियन। किसी भी पॉलिटिकल इशू पे आवाम की जो राय होगी वो क्या कहलाती है? पब्लिक ओपिनियन कहलाती है। और पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसको हम मैयर कैसे करते हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है वो किसकी क्या ओपिनियन है? कैसे पता चलेगा हमें? लोगों के पास जाके सर्वे करना पड़ेगा। लोगों के पास जाके सर्वे करना पड़ेगा। लोगों से मिनिस्टर्स हमने सिलेक्ट किए होते हैं, वो उसका एनालिसिस पार्लियामेंट में बताएंगे। इलेक्शंस के जरिए भी पता कर सकते हैं ना हम लोग। यस, वोटिंग करवा लें, आप रेफरेंडम करवा लें। अच्छा बच्चे, ये जो रेफरेंडम होता है ये क्या चीज होती है? ये भी आज बता ही दें आप लोग। ये माइक ऑफ जिनकी तरफ से आवाज आ रही है। रेफरेंडम क्या चीज होती है? कोई बच्चा बता दे अगर उसको पता है तो। बच्चे नहीं पता। रेफरेंडम जो है ना, ये भी एक किस्म का इलेक्शन होता है। ठीक है, ये भी एक किस्म का इलेक्शन होता है जिसमें एक बैलेट पेपर पे 2 ऑप्शन होती हैं, यस या नो। ठीक है, ये 2 ऑप्शन होती हैं। रेफरेंडम उस वक्त कराया जाता है, ये वाला इलेक्शन उस वक्त कराया जाता है जब किसी भी मुल्क के लोगों से किसी नेशनल इशू के ऊपर राय ली जाए। मिसाल के तौर पे, क्या पाकिस्तान में कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हुकूमत चाहती है कि हम रेफरेंडम करवा लेते हैं। अगर आवाम ज्यादा कहेगी कि बनना चाहिए तो हम बना लेंगे, अगर कहेगी नहीं बनना चाहिए तो हम नहीं बनाएंगे। तो उसके ऊपर इलेक्शन होते हैं, जैसे पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, उस तरह के इलेक्शन होते हैं। वहां पर बैलेट पेपर पे 2 ऑप्शन होती हैं, यस की या नो की। अगर आप चाहते हैं बन जाए तो आप यस पे टिक कर देंगे, नो करना चाहते हैं तो नो पे टिक कर देंगे। ठीक हो गया? और बैलेट पेपर को सबमिट करा देंगे। शाम को जब इलेक्शन का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद काउंटिंग होगी, और अगर वोटिंग ज्यादा यस वाली हुई परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या है कि डैम बनना चाहिए। और अगर ज्यादा नो वाली हुई तो उसका मतलब क्या होगा कि अवाम की राय है या पब्लिक ओपिनियन ये है कि डैम नहीं बनना चाहिए, इसलिए डैम का जो मंसूबा है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो हमें किसी भी अवामी इशू पे, नेशनल इशू पे हमें अवाम की राय लेने के लिए रेफरेंडम जो है वो करवाया जाता है। अब नॉर्मली कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या फ्रांस के साथ ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए या रखने चाहिए, इसके ऊपर भी रेफरेंडम करवाया जाए, अवाम की राय ली जाए कि क्या अवाम चाहती है कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात रखे जाएं या फ्रांस के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए जाए। अगर अवाम कहेगी खत्म कर दिए जाए तो खत्म कर दिए जाएंगे, अगर अवाम कहेगी ना खत्म करे तो ना खत्म करे। ठीक है, तो फैसला अवाम के जो है वो कोर्ट में आ गया। अब अवाम जो चाहेगी वही होगा। तो इस तरह के जो प्रोसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। और रेफरेंडम हमेशा मुल्की मामलात को हल करने के लिए करवाया जाता है।
तो ये क्लियर हो गया रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट आपको? यस। अच्छा, एक टर्म होती है प्लेबिसाइट। व्हाट इज प्लेबिसाइट? ये अक्सर हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान प्लेबिसाइट होगा। व्हाट इज प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट सर उन लोगों की राय ली जाती है कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जो है पाकिस्तान में, जैसे कश्मीर की हम मिसाल लेते हैं कि सर पाकिस्तान में आप शामिल होना चाहते हैं या आप कश्मीर में ही रहना चाहते हैं, तो उन लोगों की राय ली जाती है। देखिए, आई थिंक प्लेबिसाइट सर। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये भी आपका एक किस्म का इलेक्शन होता है। ये भी एक किस्म का इलेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, आपको ऑप्शन दे दी जाती हैं। ये बेसिकली, बच्चे ये माइक थोड़ा सा अपना ऑफ कर ले, जिनकी तरफ से ये बार बार एक बीप वॉइस आ रही है। अच्छा बच्चे, ये होता है कि प्लेबिसाइट एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें दो मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, नॉर्मली वो कॉन्फ्लिक्ट लैंड डिस्प्यूट होता है, उसको ख़त्म करने के लिए अवाम की राय ली जाती है। जिस लैंड का वो डिस्प्यूट होता है वहाँ की अवाम की राय ली जाती है, उसको बोला जाता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें दो मुल्कों के दरमियान किसी लैंड को लेके, और भी डिस्प्यूट हो सकते हैं बट लैंड डिस्प्यूट ही होता है नॉर्मली ज्यादातर। उस लैंड डिस्प्यूट को लेके एक वोटिंग करवाई जाती है, और वो वोटिंग कौन करता है? वो उस लैंड डिस्प्यूट वाले इलाके के जो लोग होते हैं वो करते हैं। वो बताते हैं कि हमने किस मुल्क के साथ जाना है या हमारा क्या स्टांस होगा। तो अगर प्लेबिसाइट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है तो फिर क्या होगा? वहां पर बैलेट पेपर पे 3 ऑप्शन होंगे, पाकिस्तान, इंडिया या इंडिपेंडेंट। क्योंकि पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है कि कश्मीर या तो कश्मीरियों का है या पाकिस्तान का, इंडिया का नहीं है। इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है, उसके अलावा वो बात ही नहीं करता। वह कश्मीर अपना अटूट अंग कहते हैं, कश्मीर को शाहरग हम कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है। तो इंडिया में इंडिपेंडेंट वाला सीन ही कोई नहीं है। तो ये पाकिस्तान की वजह से ये 3 ऑप्शन आएंगी। अब ये कश्मीरियों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने किस पे टिक करना है। अगर पाकिस्तान पे टिक करेंगे दे विल बी विद पाकिस्तान, इंडिया पे करेंगे इंडिया पे, और अगर ज्यादा वोट इंडिपेंडेंट के होंगे तो फिर कश्मीर को क्या कर दिया जाएगा? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाएगा। अब इस तरीके से जो अवाम की राय ली जाती है उसको क्या बोला जाता है? प्लेबिसाइट बोला जाता है। ठीक हो गया? तो प्लेबिसाइट हो गया, रेफरेंडम हो गया, ये दोनों ही इलेक्शन के तरीके होते हैं। दोनों से ही हमें किस चीज का पता चलता है? अवाम की राय का, पब्लिक ओपिनियन का पता चलता होता है। उसके बाद बच्चे आ जाता है, एक टर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? उर्दू में तो इसको आइन कहते हैं, उर्दू नहीं बतानी, इसका कॉन्सेप्ट बताना है। घबराना नहीं, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है। अपना आंसर गलत भी हो दें। अगर आप घबरा के क्लास लेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा, ना आप लोगों को ना मुझे पढ़ाने का मजा आएगा। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी, मुझे भी समझ आएगी चीजें कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन सर किसी भी जो हमारे मेन इदारे हैं तो उन स्ट्रक्चर को ये वादे करता है। हमारा जो सारा निज़ाम है इसको ये एक बेसिक जो सारी चीजें होती हैं वो सारी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन सर, उसमें ये दर्ज होती हैं। ठीक हो गया। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू रन अ स्टेट। राइट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये अनरिटन भी हो सकता है, नॉर्मली ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो हमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना है, पाकिस्तान को कैसे चलाना है। इसके बारे में हमें जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत होगा, ये कहां पर लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, ये कहां पे लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पाकिस्तान का वजीर आजम और सदर मुसलमान होने चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक दिए जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। गैर मुस्लिमों के साथ गैर मसावी सलूक नहीं होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारे मुल्क में कोई कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं बन सकता है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और हमारा मुल्क इसी के हिसाब से चलता है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस कंट्री को चलाने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट आपका कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको उर्दू में आइन बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये आप यूं समझ लें कि ये जिस तरह एक मशीन होती है तो मशीन का एक मैनुअल होता है जिसमें लिखा होता है कि इसको कैसे रन करना है। सिमिलरली गवर्नमेंट का या स्टेट का जो मैनुअल होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। अब बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन में वक्त के साथ साथ चेंजेस भी आती हैं।
वक्त गुजरने के साथ साथ लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीलियां लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, वो चेंजेस क्या कहलाती हैं? अमेंडमेंट। उनको बोला जाता है अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह का होता है। एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब इनमें क्या फर्क होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट होती है, सपोज लोअर हाउस की बात करते हैं नेशनल असेंबली के, नेशनल असेंबली के अंदर 342 सीट्स हैं, ठीक है। इतने हिस्से पे एक गवर्नमेंट है, 342 सीट्स हैं, यहाँ पे 342 लोग बैठे हुए हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हम पहले मैं रिजिड के हिसाब से बताऊंगा आपको। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तब्दीली के, सॉरी ये थोड़ा सा इसका मसला आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पार्लियामेंट के ये जो 342 सीट्स हैं इनमें से कम 66% लोगों की फेवर चाहिए। कम से कम कितने परसेंट वोट चाहिए? 66% वोट, यानी कि 342 में से कम हमें 230 235 सीट जो है वो 240 सीट्स हमें चाहिए। किसके लिए? अमेंडमेंट करने के लिए। अगर इतने वोट नहीं मिलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली नहीं हो सकती। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली हमें कभी कभी प्रेसिडेंट की मर्जी भी चाहिए होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में पाया जाता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये कम देखने को मिला है। ये ज्यादातर कहां पर पाया जाता है? जहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो। फॉर एग्जांपल कौन से कंट्री में हो सकता है प्रेसिडेंशियल एग्जांपल वाली? अमेरिका में। अमेरिका देखें, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 200-250 साल पहले बना है, लेकिन आज तक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। 250 साल हो गए हैं तो 27 तब्दीलियां हुई हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल 80 साल पहले बना, उसके अंदर 104 अमेंडमेंट होगी। हमारे भी कोई टॉप टॉप, हम भी रफ्तार में अमेरिका से आगे निकल चुके हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर रिजिड होगा तो फिर उसके अंदर तब्दीली करना आसान काम नहीं, आपको बड़ी मुश्किल होती है। अब आ जाता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? फ्लेक्सिबल के अंदर आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी है तो आपको सिंपल 51% वोट चाहिए, यानी कि सादा मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी और सादा मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है। तो कोई भी चीज हो, अगर आपका मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 51% आपके पास वोट होते हैं तो आप बड़ी मर्जी से, आपको जो है वो जरूरत नहीं पड़ती ऑपोजिशन के वोट्स की और आप कोई भी कानून पास कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल में क्या फर्क होगा, मैं आप लोगों से पूछता हूं। ये कोई भी बच्चा बताना चाहे इसका। मारिया आप बताएं। सर ना तो इतना रिजिड हो कि जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसमें तब्दीली करना, चेंजिंग करना मुश्किल हो जाए, और ना ही इतना फ्लेक्सिबल हो, इतना आसान हो कि जब हम चाहें उसमें अमेंडमेंट कर दें। देखिए रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें कुछ चीजें 66% के साथ और कुछ चीजें 51% के साथ चेंज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर हम कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा आर्टिकल चेंज करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सालमियत से है, मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता हुकूमत पाकिस्तान ये कह दे कि जी हम जो है वो कादियानियों को मुस्लिम दोबारा डिक्लेयर करें। अब अभी हमारे मुल्क में कादियानी नॉन मुस्लिम है, लेकिन अगर हमारी हुकूमत कह दे कि जी हम कादियानी को दोबारा से मुसलमान डिक्लेयर कर रहे हैं खुदा न खास्ता, तो उसके ऊपर हमारी हुकूमत को कितने % वोट लेने पड़ेंगे? 66%। क्योंकि ये ऐसा इशू है जो कि आपके मुल्क के अंदर हंगामे क्रिएट कर सकता है, मसले मसाइल कर सकता है, तो उसके लिए आपको 66% वोट चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला, मिसाल के तौर पे जी वो कह रहे हैं कि जी हम वोटर की एज चेंज करने लगे हैं, पहले वोटर जो है वो 18 साल की उम्र में वो वोट देते हैं, अब जो है वो कम से कम जो बंदा 20 या 21 साल का होगा वो वोट दे सकता है। तो क्या इससे अगर 20 साल उम्र कर देंगे तो पाकिस्तान के अंदर हंगामे शुरू हो जाएंगे? नहीं सर।
नहीं, कोई मसला भी नहीं होगा। तो इसको जो है वो हम 51% से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नेशनल सोवरेनिटी से ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो, ये दुनिया में 3 किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड, यानी कि आधा रिजिड आधा फ्लेक्सिबल। रिजिड अमेरिका में पाया जाता है या कहीं पर भी जहां प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। फ्लेक्सिबल जो है वो चाइना में, रशिया में, इंग्लैंड में ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर जो है वो सेमी रिजिड पाया जाता है। यहाँ पे आधा रिजिड है आधा फ्लेक्सिबल है। पाकिस्तान और इंडिया में रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। तो ये बच्चे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी पॉलिटिकल साइंस के बारे में इंट्रोडक्टरी, और यही चीज़ें बार बार आपको जो है वो इनसे काउंटर करना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस में। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो बिलीव कर लें कि पॉलिटिकल साइंस इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट्स बोरिंग लगे हैं आपको और आपको लगा कि इसको पढ़ के तो मुझे नींद आ रही है, तो फिर समझ लें कि फिर आपके लिए बोरिंग हो सकती है। अदरवाइज ये जो है वो पॉलिटिकल साइंस इससे ज़्यादा बोरिंग नहीं है और इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नाउ योर क्वेश्चंस सर। इसके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। जी बच्चे। सर मेरा क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैंने ये कहना था कि सर मैंने आज की क्लासेस ली है ना आपकी पॉलिटिकल साइंस की, कल भी मैंने आपकी ट्राई क्लासेस ली है। जी सर बोले तो बोले, सर सुन रहा मैंने मैं आपकी बात। जी जी तो सर मैंने ये कहना था कि सर मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं पॉलिटिकल साइंस से इसको ऑप्ट करूँ कि ना, लेकिन सर आज मतलब आपने पढ़ाया है और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो सर ये मुझे पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है। तो सर मैं ये मतलब मैंने पहले काफ़ी एकेडमी से क्लासेस ले चुकी हूँ, लेकिन सर वो इस तरह बेसिक से स्टार्ट नहीं करते हैं वो, यानी वो इतना मुश्किल करके पढ़ाते हैं कि यानी कि वो दिल ही नहीं करता है पढ़ने को। तो सर मैं यही चाह रही थी, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन वगैरह का बता दें, तो मैं आप आज ही बता दें, मैं आज ही फीस सबमिट करवा दूंगी। सर आप मुझे वो प्रोसीजर कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? सर राबेल हियर। जी जी, डॉक्टर राबेल? नहीं राबेल जी। व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? शो हो आ गई। हाँ अब आ गई है जी। व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी क्या चीज है? सर ये क्राइम और क्रिमिनल के मुताबिक मतलब स्टडी है। ठीक, अच्छा सादा लफ्जों में, थोड़ा सा मजीद सादा लफ्जों में बताएं कि क्या चीज है। सर आप ये हम स्टडी करते हैं कि आपके क्राइम क्यों हो रहा है आपकी सोसाइटी में, और आपके उनके क्या काजेज हैं, और क्रिमिनल्स के बारे में पूछते हैं। आई थिंक कि क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जाए और वो क्यों कमिट हो रहा है। बख्तावर और ऐवान का कॉम्बिनेशन, सॉरी वो बख्तावर और जैनब का कॉम्बिनेशन मिला के डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। देखिए बच्चे, क्रिमिनोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंटिफिक स्टडी, जिसमें हम करते हैं किस चीज की? क्राइम की। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम विच एक्सप्लेन्स, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि क्राइम होता क्यों है, क्राइम की कॉजेज क्यों है, क्या है, क्राइम का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ पे, और क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। क्रिमिनोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम which explains or answers that why crime happen, what are the reasons behind that, what are the impacts of crime and how we can prevent crime. इसकी जो complete study होती है that is known as criminology. criminology के अंदर हम लोग एक तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है जिसके 4 सेक्शन हैं। ठीक है, 4 सेक्शंस हैं इसके। हर सेक्शन में से आपको 2 सवाल आएंगे 20 मार्क्स के, और 5 नंबर का एमसीक्यूज होंगे, यानी कि हर सेक्शन में 25 मार्क्स का पेपर बनेगा और आपका ये 4 सेक्शन को मिला के 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे हर सेक्शन में। सपोज ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1, इसके अंदर 2 सवाल हैं, एक और नंबर 2, ये 2 सवाल हैं। आपने इन 2 सवालों में से कोई एक सवाल अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं कर दें, एक सवाल अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे जो इन चारों सेक्शन में से 5-5 नंबर के निकाले जाएंगे। लेकिन आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 8 होंगे, हर सेक्शन में 2 होंगे, और हर सेक्शन में से आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये ना हो कि आप पहले 2 सेक्शन में से 4 सवाल करके आ जाएं, हर सेक्शन में से एक सवाल करना है। ये इसका जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर है पेपर का। अब इसके अंदर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी जो हमें बार बार
देखने को मिलेंगी और मैं आपसे वो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगा अभी। अगर आप लोगों को भी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होती हैं, समझ आती हैं, तो इट मींस ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ये आपको समझ भी आएगा और इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा बच्चे, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है ना, मुझे पता है आप सब लोगों को पता होगा, चाइल्ड अब्यूज क्या होता है। धींगा मुश्ती नहीं करनी, आराम से 1 बाय 1 बताना है। एक तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ, चलें। सर चाइल्ड अब्यूज में यही होता है ना कि मतलब बच्चों से काम करवाना, उनसे लेबर लेना या उनको किसी गलत काम की तरफ ले जाना, जैसे बच्चों की वीडियोस वगैरह बना लेते हैं ये सब। सही। और कोई बच्चा? देखिए बच्चे, चाइल्ड अब्यूज किसी भी बच्चे के ऊपर, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर, किसी भी बच्चे पर फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल वायलेंस, किसी भी बच्चे के ऊपर फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस या साइकोलॉजिकल वायलेंस, वो क्या कहलाएगा? चाइल्ड अब्यूज कहलाएगा। फिजिकल वायलेंस, बच्चों को छोटी उम्र में मजदूरी पे लगा दें, बच्चों को मारें, उनको जो है वो जैसे घरों में काम करने वाली लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, बच्चे, उनको मारते हैं, दैट इज फिजिकल अब्यूज। इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना, दैट इज फिजिकल अब्यूज। इसी तरह सेक्सुअल अब्यूज, छोटे बच्चों को रेप का निशाना बनाया जाता है, हम लोग टीवी पे डेली बेसिस पे, अब तो ये रूटीन एक्टिविटी हो गई है, ये सेक्सुअल अब्यूज होता है, दिस इज आल्सो चाइल्ड अब्यूज। एक होता है साइकोलॉजिकल अब्यूज। साइकोलॉजिकल अब्यूज में क्या होता है, सिर्फ बच्चे को आप जैसे नॉर्मली घरों में बच्चों को अब्यूज करते हैं, बात बात पे बच्चे को डांटते हैं, वो बच्चा साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी में आ जाता है। या फिर आप बच्चे को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, आपके घर में जो है वो पेरेंट्स बहुत जो है वो बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है आपको केयर देने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा अपने घर वालों पे भी, आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाएगा। इस तरीके का जो वायलेंस होता है, ये क्या कहलाता है? साइकोलॉजिकल अब्यूज कहलाता है। इसमें ये भी नॉर्मली हो जाता है कि हमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं खुद ईद पे अच्छे कपड़े ले लेते हैं, लेकिन अपने घर की मुलाजमा या मुलाजिम होता है उसको कपड़े नहीं दिलाते, उसको, वो बेचारा पुराने कपड़े पहन के फिर रहा होता है। तो जब एक सारे घर के लोगों ने अच्छे और कॉस्टली ड्रेसेस पहने हुए और वो मुलाजिम जो है वो उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो फिर क्या होता है, अगर वो सामने नहीं कहेगा तो मेंटली तौर पे, इंटरनली तौर पे वो जो है वो थोड़ा सा शेम फील करेगा, थोड़ा सा जो है ना उसे परेशानी होगी, उसे थोड़ी सी अजीब सा लगेगा कि यार ये मेरे साथ थोड़ा सा ना इक्वल बिहेवियर नहीं किया जा रहा, इसको बोलते हैं चाइल्ड अब्यूज। उसके बाद बच्चे दूसरा आ जाता है टॉपिक, कॉन्सेप्ट आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? शाबाश, साइबर क्राइम क्या होता है? सोशल साइट से तंग करना सर। Sir, cyber crime is a crime which is done by any electronic means. ठीक है, देखिए साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जिसे हम किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइसेस को यूज करके जो क्राइम करते हैं वो साइबर क्राइम होता है। लाइक किसी के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल लें, आजकल हमें फोन आ रहे होते हैं बड़े कि आपका जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो है ना इतने पैसे निकले हैं, वो भी साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। इसी तरह आपको जो है वो इजी पैसा, जैस कैश में भी आपको फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, साइबर क्राइम। इसी तरह आपका कोई फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर ले, वो भी क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। कोई बंदा फेसबुक पे अननेसेसरीली किसी बंदे को तंग कर रहा है, साइबर क्राइम है। किसी की वीडियोस बनाकर लीक कर देना, साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम जो है ना आज के दौर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसे हमने क्रिमिनोलॉजी में पढ़ना और देखना है कि इसकी वजह क्या होती है। अच्छा बच्चे, वैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि साइबर क्राइम की वजह क्या होती है, कोई आप बता सकते हैं कि क्या वजह होती है? कोई एक आधी वजह बता दें। ये इजी है, साइबर क्राइम करना बड़ा इजी काम है। मतलब आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान है, सस्ता तरीकाकार है और लेस थ्रेटफुल है कि आपके पकड़े जाने के चांसेस भी कम है। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं
इसलिए लोग साइबर क्राइम की तरफ नॉर्मली अब ज्यादा जाने लग गए हैं कि अब जो ये शेखुपुरा का एक पूरा गैंग पकड़ा गया, पूरा गांव यही काम करता था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के और वो क्या कहते हैं इजी पैसा के फेक उन्होंने कॉल्स करके लोगों से लूटना शुरू किया हुआ था। तो ये साइबर क्राइम के अंडर आता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद एक आता है जेंडर बेस्ड क्राइम। जेंडर बेस्ड क्राइम कौन से होते हैं? एनीवन? आप कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ नहीं होगा, आप गलत आंसर भी कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, डिस्करेज नहीं किया जाएगा। तो आप कंट्रीब्यूट करें, साथ में आंसर देने की कोशिश करें। जेंडर बेस्ड क्राइम कौन से होते हैं? बच्चे जो जेंडर बेस्ड क्राइम्स होते हैं, ये जो जेंडर बेस्ड की वजह से क्राइम होते हैं, मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंस किया जाए, इनकी बेसिस पे जो क्राइम किए जाते हैं उनको जेंडर बेस्ड क्राइम कहते हैं। ठीक होगा। देखिए जेंडर बेस्ड क्राइम, अगर एक बात आपने याद रखना है सीएसएस में नॉर्मली, खासतौर पे इस बात को माइंड में रखना है कि जहां पर जेंडर का लफ्ज आप देखेंगे ना, आपने ये मायने निकालना है कि जेंडर मीन्स औरत। जेंडर का मतलब वैसे तो है ना मेल फीमेल और फीमेल तीनों जेंडर्स में ऐड होंगी, लेकिन जेंडर स्टडीज के अंदर जेंडर का मतलब क्या होगा, या आप सीएसएस में नॉर्मली जहां पर जेंडर का वर्ड यूज होगा वहां पर एग्जामिनर का उसका मतलब क्या होगा कि ये वुमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये औरतों की बात कर रहे हैं। तो जेंडर बेस्ड क्राइम, खवातीन से रिलेटेड क्राइम कौन से होते हैं हमारी सोसाइटी में? खवातीन जैसे ऑनर किलिंग हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस, और ये रेप केसेस हो गए, आपका फोर्स मैरिजेस हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद एसिड अटैक हो गया, चेहरे पे तेजाब फेंक देना, इसी तरह सोशल आइसोलेशन हो गया, घरों में बंद कर देना। और सर जैसे यहाँ सिंध में बहुत आम है ये जो तारी का सिस्टम होता है। जी जी, ये भी क्या होता है, जेंडर बेस्ड क्राइम होता है। तो क्या हो गया कि एक साइबर क्राइम हो गया, एक जेंडर बेस्ड क्राइम। जेंडर बेस्ड क्राइम ऐसा क्राइम जो कि खवातीन के अगेंस्ट किया जाता है, दैट इज जेंडर बेस्ड क्राइम, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका नंबर 4, टेररिज्म। टेररिज्म क्या चीज होती है? जी, व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म अगर सादा से लफ्ज में हम बात करें, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे लोगों के दिल में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, उसको क्या बोलते हैं? टेररिज्म। कोई भी ऐसा एक्ट जिसके अंदर लोगों के दिलों में किसी किस्म का खौफ, किसी किस्म का डर, किसी किस्म की जो है वो परेशानी पैदा हो, वो क्या कहलाता है? टेररिज्म कहलाता है। अब टेररिज्म मॉडर्न टाइम में टेररिज्म उस एक्ट को कहा जाता है जिसमें आप कोई ब्लास्ट करके लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग करके, अटैक करके बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करें, वो चीज क्या कहलाती है? वो टेररिज्म कहलाती है मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो टेररिज्म जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसकी हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ेंगे भी। इसकी कॉजेज में से कोई 2 कॉजेज, एक लड़का और एक लड़की बता दे कि क्या कॉज है। अभी पहले लड़के बताएंगे, कोई भी लड़का जो है वो बता दे कि टेररिज्म की क्या कॉज होती है, एक बता दे, फिर उसके बाद लड़की से पूछेंगे। शाबाश, जल्दी करें, आप कंट्रीब्यूट करें, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। गलत भी होगा तो अप्रिशिएट किया जाएगा, परेशान नहीं हो। लिसानियत की बुनियाद पे होता है। लिसानियत मींस लिंग्विस्टिक इश्यूज। सर इसमें मुख्तलिफ रीजन होती हैं, कुछ फाइनेंशियल भी हो सकती हैं सर, रिलीजियस बहुत ज्यादा होता है। रिलीजन, ठीक है, रिलीजन की बेस पे लोग जो है वो एक दूसरे का कत्लेआम करते हैं। जैसे हिंदू टेररिज्म का कॉन्सेप्ट सुना है ना, कि हिंदू जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, तो वो टेररिज्म है वहां पे हिंदुओं का। हमेशा हम लोग मुसलमानों के साथ करते हैं, हम लोग हिंदुओं के साथ अटैक करते हैं। हिंदू टेररिज्म जो है वो दुनिया में फैल रहा है और हिंदू जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गई है। और लड़कियों में से कोई लड़की बताए इसकी एग्जाम्पल? माइक्स ऑफ, अगर श्योर है आपकी तरफ से। फीमेल्स में से कोई फीमेल जल्दी से बता दे, फिर आगे हम मूव करेंगे। सर उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड पे होता है। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
एक बंदा पागल है तो वो एटम बॉम्ब लेके भाग जाएगा। नहीं सर, पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अटैक्स वगैरह करवाती पर्सनल हैं। बेनिफिट्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कराती हैं बच्चे। इसके अलावा एक रीजन ये हो सकती है, देखें आपके मुल्क में पाकिस्तान में जो टेररिज्म है वो गैर मुल्की ममालिक गैर मुल्क करवा रहे हैं, इंडिया करवा रहे हैं, आपका अमेरिका करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है, रशिया भी करवाता रहा है, यूके भी इन्वॉल्व रहा है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में। तो एक तो ये रीजन होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके मुल्क में मजहब को बेस बनाकर भी टेररिज्म किया जाता है, जैसे कि अभी भी हालात। जी जी बिल्कुल ठीक है शफीका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके अलावा इनजस्टिस, अगर लोगों को इंसाफ ना मिले तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर हथियार उठाते हैं और हथियार उठाकर फिर टेररिज्म करते हैं। ठीक है, तो जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तब भी आप जो है वो वायलेंट तरीकाकार अपनाते होते हैं। तो सर गुर्बत इसमें आ जाती है। गुर्बत तो देखिए फिर हर बीमारी की, जितने भी क्राइम हैं उन सब की जो जड़ है वो क्या है, आपकी गुर्बत। इसलिए तो कहा गया कि इंसान को आजमाता है किसके जरिए, औलाद के जरिए से, ठीक है ना। और तो ये पेट जो होता है, जो पेट की आग होती है, ये इंसान से कुछ भी करवा लेती है और वो गलत काम है, सही इंसान को पता नहीं चलता। अच्छा बच्चे, एक चीज आ गई, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या चीज होती है? स्टडी ऑफ क्राइम। स्टडी ऑफ क्राइम, वो तो क्रिमिनोलॉजी होती है। तो ये क्या है, हर फैक्ट और फिगर को देख के सर इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट किया जाते हैं किसी भी क्राइम के अकर होने का, कि कोई क्राइम हो गया है तो मतलब कैसे हुआ, वजह क्या थी, तो ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है बच्चे, आप लोग जस्ट मुझे 2 मिनट दें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, ठीक है। आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, खाली मेरी कॉल करके, तो मैंने कहा उनकी सुन लूँ क्या चाहते हैं वो। अच्छा बच्चे, इन्वेस्टिगेशन ये होती है, इन्वेस्टिगेशन इट इज़ अ प्रोसेस टू एक्वायर या टू गैदर इंफॉर्मेशन। किसी भी क्राइम के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन से ही जो हमें डाटा मिलता है वो डाटा हमें अल्टीमेटली किस तक पहुंचने में मदद करता है? क्राइम तक, क्रिमिनल तक पहुंचने में। क्राइम तक तो पहुंच गए, क्रिमिनल तक पहुंचने में मदद करेगा। अच्छा बच्चे, एक चीज होती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अक्सर वो सीआईडी में होता था ना, फोरेंसिक लैब के, इसको भेज दो फोरेंसिक लैब में चेक होने के लिए। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? बायो के स्टूडेंट्स तैयार रहे, उनसे सवाल आ रहा है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बच्चे होती है इन्वेस्टिगेशन करना भाई, जो फिंगरप्रिंट जो हम टेस्टिंग होती है, डिफरेंट ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। बिल्कुल, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए किसी भी क्राइम के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो क्या कहलाती है? फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए किसी भी क्राइम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी वो क्या होगी? फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। मिसाल के तौर पे हमें जो है वो किसी का ब्लड मिल गया, तो अब हम उसे ब्लड को हाथ में पकड़ के तो नहीं बता सकते कि ये अल्लाह बख्श का ब्लड है, ठीक है ना। तो हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसको साइंटिफिकली उसका टेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह फिंगरप्रिंट्स भी हम किसी के देख के नहीं बता सकते कि ये किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जामिन करना पड़ेगा, साइंटिफिकली उसको जो है वो चेक करना पड़ेगा। देन हम इस काबिल होंगे कि हम उसको जो है वो बता सकते हैं कि ये किस पर्सन का ब्लड है, ठीक हो। इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसको बोलते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा बच्चे, एक चीज होती है आपकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन। इंटेलिजेंस ऑपरेशन क्या होते हैं? जी जी बोले, शाबाश बोले। वो जो देखिए बच्चे, कोई और बच्चा बताए, इसका आपकी आवाज कट रही है। सर जो इंटेलिजेंस के लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शायद सर जैसे हमारे आईएसआई के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो वो करते हैं, मैं भी ठीक हो गया। देखें, इंटेलिजेंस ऑपरेशन किसी भी
क्राइम के बारे में खुफिया तरीके से जो इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है, और इस प्रोसेस को इंटेलिजेंस ऑपरेशन बोला जाता है। किसी भी क्राइम के बारे में जो खुफिया तरीके से हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंस बोला जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं ये किए क्यों जाते हैं? क्या मकसद होता है इसके करने का? हमारी आत्मा को सुकून नहीं होता इसलिए करते हैं? देखिए बच्चे, इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि सर जो क्रिमिनल्स होते होंगे वो जी उनको क्या करते हैं? क्रिमिनल्स अगर बहुत ज्यादा शार्प हों और कुछ ऐसी फिर ताकि वो पता चल बहुत सके ज्यादा कि शार्प क्राइम हो, इसलिए किसने किया ताकि था, असल वजह क्या थी एंड ऑल दैट। वो तो होगी ना आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इट इज अ काइंड ऑफ आल्सो इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो किए जाते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम ये देख सकें कि हमारे दुश्मन की ताकत कितनी है, हमारा दुश्मन कितना पावरफुल है, या वो क्या प्लान कर रहा है हमारे बारे में। पाकिस्तान जब इंटेलिजेंस ऑपरेशन करता है इंडिया के खिलाफ तो हम जाके इंडिया पे अटैक तो नहीं कर रहे होते, बल्कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर जो है वो इंडिया इस वक्त क्या प्लान कर रहा है। मतलब जैसे 2019 में इंडिया ने जो है वो जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था 27 फरवरी को, तो पाकिस्तान इंडिया जो है वो प्लान कर रहा था कि जी पाकिस्तान के बहावलपुर और कराची के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली पाकिस्तान को? ये इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस के जरिए मिली ना। कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान का कराची में वहां पर इंडिया में बैठा होगा जो पाकिस्तान के लिए इंटेलिजेंस कर रहा होगा, उस बंदे ने ये रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पे किसको पहुंचा दी? पाकिस्तान को पहुंचा दी। और पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कहा कि जी अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम भी करेंगे। तो इंडिया रुक गया, इंडिया ने नहीं किया। उसे कहा कि जी ये कैसे पता चल गया? सिमिलरली 2014 में मनमोहन सिंह की 2013-14 में मनमोहन की गवर्नमेंट थी, तो वहां पर उनकी जो है वो उनका जो एक डिफेंस मिनिस्ट्री है वहां पर मुलाकात हुई मनमोहन सिंह की। वहां के उस वक्त के जो वो थे मिलिट्री चीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर की इनकी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात में जो है ना उन्होंने एक नया प्लान बनाया कि कश्मीर सेक्टर में पाकिस्तान के ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए या कश्मीर को जरा सरप्राइज करने के लिए पाकिस्तान को हम वहां पे ना थोड़ी सी फौज की जो अलॉटमेंट है, फौज की जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे। ये बात 3 लोगों के बीच में हुई थी, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स ये बात पाकिस्तान को पता चल गई और पाकिस्तान ने इंडिया के चेंज करने से पहले ही उनके प्लान के अकॉर्डिंगली अपनी फौज को सेट कर दिया। अब इंडिया में ये थरथली हो गई कि यार ये कैसे पता चल गया, कि ये खबर पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गई कि पाकिस्तान जो इंडिया जो है वह इस तरह की फौज की पोजीशन चेंज करने लगा। उन्होंने कहा कि ये बात 3 लोगों के बीच में थी, वजीर आजम, डिफेंस मिनिस्टर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब इन तीनों में से देख लें कौन जासूस है पाकिस्तान का। इसी तरह एक पूरी कश्मीर के अंदर रेजिमेंट थी, उस रेजिमेंट को जो है वो सारी की सारी जो है वो उस रेजिमेंट का जो हेड था वो पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। तो इस तरह के बहुत केसेस हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और इस इंफॉर्मेशन लेने का मकसद ये होता है कि दुश्मन की प्लानिंग हमें पता चल जाए कि दुश्मन जो है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। इसी तरह तालिबान के ऊपर भी पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंटेलिजेंस करती है, और इंटेलिजेंस करने का मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि उनका क्या प्लान है, वो हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है, और हमें उनके हिसाब से अगला उनका मंसूबा क्या है, तो उस मंसूबे के हिसाब से वो मंसूबा पहले उस पर अप्लाई करें, हम उससे पहले ही उनके मंसूबे को नाकाम बना दें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि सीटीडी ने ऑपरेशन करके 6 दहशतगर्दों को पकड़ लिया। वो सीटीडी जो होती है उनको पता होता है, पहले इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस के जरिए आ जाती है कि इस तरह का कोई काम होने वाला है, तो इस काम को पूरा करने से पहले ही उनको क्या कर लिया जाए, दबोच लिया जाए, उनको गर्दन से पकड़ा जा जाके। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब मेरे आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तान की जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो तो हमारी मिलिट्री है, हमारी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? आईबी सर। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, उसके बाद आपकी एक चीज आ जाती है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। ये क्या चीज होती है? जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? सर ये बच्चों से रिलेटेड जो यंग पर्सन। ठीक है, कौन सा पर्सन? यंग, जो अभी अडल्ट नहीं है। अंडर एज बच्चे जो होते हैं सर। अंडर एज बच्चे जो होते हैं। देखिए बच्चे,
जुवेनाइल का मतलब होता है वो लोग जिनकी एज कम से कम 18 साल से कम हो, वो बच्चा ही होता है। 18 साल से कम उम्र के लोग जुवेनाइल होते हैं। और डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है कोई गलत काम करना, कोई क्रिमिनल एक्ट करना। तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि छोटे बच्चे क्राइम जो करते हैं उसको बोला जाता है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, के छोटे बच्चों का क्राइम करना जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कहलाता है। अमेरिका के अंदर आपने ये देखा होगा कि अक्सर स्कूल के अंदर जो है ना 16 साल का बच्चा आता है, फायरिंग कर देता है, 20 लोगों को मार देता है, लेकिन उसको जेल नहीं होती या उसको सजा नहीं मिलती, उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? बिकॉज दुनिया में ये लॉ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सजा नहीं देनी, उसको जो है वो सजाए मौत नहीं दे सकते, आप इस तरह की नहीं दे सकते। तो वहां के बच्चों को इन लॉ के बारे में पता है, बच्चे वहां के बड़े स्मार्ट हैं। तो वो उस लॉ के अकॉर्डिंगली वो क्राइम ही उस एज में करते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमें जो है वो कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो ये कहलाती है जुवेनाइल लेकिन पाकिस्तान में तो जुवेनाइल जेल्स होती हैं जहाँ बच्चों को रखते हैं। यहाँ जी जुवेनाइल जेल्स पाकिस्तान में सिर्फ 4 हैं यार। बोस्टल जेल उनको बोला जाता है, जो बच्चों की जेल होती है ना उसको बोस्टल जेल बोला जाता है। वो पाकिस्तान में टोटल 4 हैं, एक बहावलपुर में, एक फैसलाबाद में, एक हैदराबाद में और एक कराची में। 4 जेल्स हैं पाकिस्तान में, बोस्टल जेल। तो 4 जेल हैं। उन जेल में ज्यादा से वो भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं, ज्यादा बस एक मीडियोकर सी हैं। तो वहां पर आप कितने बच्चों को रख सकते हैं? तो मेजोरिटी फिर इनको जो है वो बच्चों को, जैसे होते हैं ना ये रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गया, जैसे दारुल अमान हो गया, वहां पे रख दिया जाता है बच्चों को और फिर वहां पर उनको जो है वो नजर रखी जाती है। बट पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा सिस्टम कोई खास नहीं है। दुनिया में अच्छे सिस्टम है कि जैसे मोहम्मद आमिर ने जब मैच फिक्सिंग की थी इंग्लैंड के अंदर, तो उसको जो है उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा था, जहां उन्होंने इसको तमीज सिखाई कि भाई तमीज इंसानों की तरह कैसे बिहेव करते होते हैं। तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी यही होती है कि छोटे बच्चे जो है वो 18 साल की उम्र से पहले जो क्राइम करते हैं वो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कहलाते हैं। और नॉर्मली ये सजा से भी बच जाते हैं। इनको छोटी मोटी रिहेबिलिटेशन कराई जाती है, इनको सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं कि सोसाइटी में रहना कैसे होता है। अब मुझे ये आप लोगों से पूछना है कि छोटे बच्चे क्राइम करते क्यों हैं? मतलब छोटे बच्चों को ऐसी क्या टेंशन है जो वो क्राइम करते हैं? उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उनको इस तरफ। छोटे बच्चे को, हर बच्चे का तो ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। अब एक खबर आई कि फैसलाबाद में जो है वो एक 10 साल के बच्चे ने जो है वो अपनी माँ को गोली मार दी। सर ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको नहीं दिया जाता, या घर में उनके साथ सर टॉर्चर होता है जिसकी वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ये जो चाइल्ड अब्यूज की बात करें, चाइल्ड अब्यूज डेफिनेटली बच्चे को अग्रेशन लेके आता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चे की जब पुअर पेरेंटिंग होती है, मतलब माँ बाप जो है वो टाइम नहीं देते। आजकल ये होता है कि माँ बाप का भी फेसबुक पे अकाउंट है और बच्चे का भी फेसबुक पे अकाउंट है। माँ बाप ने बच्चों को ब्लॉक किया हुआ, बच्चे ने माँ बाप को ब्लॉक किया हुआ, किसी को पता ही नहीं है कि एक्टिविटी इनकी हो क्या रही है। वही जब पुअर पेरेंटिंग होगी, जब बच्चों को अच्छी और बुरी बात नहीं बताएंगे, तो फिर क्या होगा? वो बच्चे उसी तरफ निकल पड़ेंगे जहां पर उन्हें नहीं निकलना चाहिए था, और वहीं से फिर क्राइम की दुनिया में वो आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा आजकल तो क्या कहते हैं सर मीडिया पे जो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट होता है वो भी हो सकता है ना? अब देख लेना, इंडिया की जितनी भी मूवीज हमारे पाकिस्तान में देखी जाती हैं, उनमें जो हीरो होता है उसको दिखाया जाता है वो कोई पागल सा पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसकी बड़ी बड़ी चश्मे लगा दिया और उसको पागलों वाले कपड़े पहना के दिखा दिया। और जो हीरो होता है उसने माथे पे पट्टी बांधी होती है, हाथ में डंडा पकड़ा होता है, दो उसके गिरेबान पकड़ रहा है, वो उसके गिरेबान पकड़ रहा है, गुंडागर्दी हो रही, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो हीरो है। अब हम जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ना, हम पाकिस्तान इंडिया के लोग, इस इलाके में हर कोई हीरो बनना चाहता है। अगर हीरो हमें लगता है कि मंशियात फरोश हीरो है, क्राइम करने वाला हीरो, तो हम में से कोई भी शरीफ बंदा नहीं बनना चाहेगा, सब वही बनना चाहेंगे। ठीक है, तो मीडिया जो चीजें दिखाता है उसका हमारी पर्सनैलिटी पे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल सानिया आपने ठीक कहा है। तो बच्चे ये रीजंस कुछ हैं क्राइम की। अच्छा, क्राइम की कुछ बायोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं, कुछ हमारी बायोलॉजिकल रीजंस होती हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से हम क्राइम करते हैं। वो कौन सी रीजन है जो इंसान से क्राइम कराती है? हमारी जो जीन्स होती है इसका किरदार है हमारे क्राइम में। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ जो है वो चोर था, सपोज नवाज शरीफ चोर था, तो आगे नवाज शरीफ के बच्चे भी प्रोफेसर तो नहीं बने ना, उनके ऊपर भी, सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, मुल्क से फरार हैं। जिस तरह की आपके जीन्स होते हैं आपके बच्चों में उस तरह की क्वालिटीज जाती हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स के अंदर क्रिमिनल वायलेंट बिहेवियर पाया जाता है तो इस बात के मैक्सिमम चांसेस हैं कि उस बच्चे के अंदर भी उसी तरह का बिहेवियर आएगा।
अगर मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा तो कहीं ना कहीं मेरी नेचर किससे मिलती है, मेरे पेरेंट्स से मिलती है, क्योंकि उनको भी बहुत गुस्सा आता है। तो जिस तरह की आपकी जीन्स होती है उस तरह का आपका जो बिहेवियर होता है। और अगर आपकी जीन्स क्रिमिनल है तो आप भी क्रिमिनल एक्ट भाग भाग के करेंगे, और अगर आपकी जीन्स जो है वो नॉन क्रिमिनल है तो चाइल्ड आपके क्राइम करने के चांसेस कम से कम होंगे। हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो बायोलॉजिकल मेकअप होता है ये हमारे जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर को या हमारे किसी भी किस्म के बिहेवियर को डिसाइड करता है। अच्छा, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होती है, मेंटल रीजंस जिसकी वजह से लोग क्राइम करते हैं। सर लाइक देखिए ना, अगर किसी बंदे को डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, तो वो पॉसिबल है ना कि वो कोई क्राइम कर ले, किसी की जान ले ले या अपनी जान दे दे, खुद को खुदकुशी करके मार ले। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं साइको होते हैं, वो साइको लोग जो है वो दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं, ये भी एक रीजन हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल रीजंस भी क्राइम की होती हैं। सोशल रीजंस कौन सी है क्राइम की? पॉवर्टी और स्टेटस डिफरेंस तो स्टेटस जेलसी, डिफरेंस जो है वो आपको क्राइम की तरफ लेके जाता है। गुर्बत, बेरोजगारी, इसके अलावा तालीम का ना होना, मीडिया, मंशियात का इस्तेमाल करना, ये सारी सोशल रीजंस हैं जो आपको किसकी तरफ लेके जाती हैं, क्राइम की तरफ लेके जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, एक आखिरी चीज क्रिमिनोलॉजी के बारे में। चलें, अब ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस कर लिए, अब बताने की बात ये है क्रिमिनोलॉजी के अंदर इसी तरह की चीजें हमने पढ़नी है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और किसी भी पर्सन को, मैंने बताया था कल की वीडियो में कि कुछ यूनिवर्सल सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे को सूट कर जाते हैं। ये उसी तरह का सब्जेक्ट है कि इसमें आपका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो मैटर नहीं करता, आपको जो है वो जो भी इसको उठाएगा वो इक्वली जी रिकॉर्डिंग बच्चे आपको जो है वो जैसे कल मिल गई थी।